भारत का इतिहास केवल राजाओं, युद्धों और महलों का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास उन स्तूपों में भी छुपा है जो मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, उन गुफाओं में भी जीवित है जिन्हें समय ने पहाड़ियों के पीछे छिपा दिया, और उन शब्दों में भी सांस ले रहा है जिन्हें हम आज तक अपनी रोजमर्रा की भाषा में बोलते हैं। पिछले भाग में हमने बौद्ध भारत की ऐतिहासिक झलक देखी थी, लेकिन वह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अब सवाल यह है, क्या बौद्ध धर्म भारत से सचमुच समाप्त हो गया था? अगर समाप्त हो गया था तो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल की धरती से आज भी बुद्ध के स्तूप, विहार, शिलालेख, प्रतिमाएं क्यों मिल रही हैं? ओडिशा के तारापुर में मिला केस स्तूप, जिसके अभिलेखों में बुद्ध के प्रथम शिष्य तपस्सु का नाम दिखाई देता है। आंध्र प्रदेश के गांवों के पीछे महास्तूप और बौद्ध विहार, महाराष्ट्र की पहाड़ियों में बनी विशाल बौद्ध गुफाएं, तमिलनाडु के एक मंदिर में पूजी जा रही वह प्रतिमा जिसे पुरातत्व विभाग और अदालत ने बुद्ध की प्रतिमा माना है, और केरल तक पहुंची वह बौद्ध परंपरा जिसे समय भी पूरी तरह नहीं मिटा सका। ये मूर्तियां और खंडहर नहीं है, ये उस महान सभ्यता के प्रमाण हैं जिसने ज्ञान, करुणा और समानता और तर्क को समाज के केंद्र में रखा था। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि धम्म, संगत, संगतिया और पल्ली जैसे शब्दों में बौद्ध परंपराओं की स्मृति आज भी कैसे सुरक्षित है। तो आइए पुरातत्व अभिलेख, भाषा और लोक परंपराओं के सहारे खोजते हैं भारत के उस इतिहास को जिसे मुख्य धारा की कहानी में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं अवर प्राइड हमारा गौरव, और मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त। देखते हैं बौद्ध इतिहास की झलक भाग 2। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस यात्रा के अंत में हम समझेंगे कि बौद्ध धर्म केवल अतीत की विरासत नहीं, बल्कि आज भी हमारी भाषा, संस्कृति और सोच में जीवित एक परंपरा है। भारत के आधुनिक ओडिशा में एक बौद्ध यानी बौद्ध नामक रियासत थी, जिसकी राजधानी बौद्ध नगर में थी। बौद्ध रियासत के राजा विश्वंभर देव ने 1804 में ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। अंततः गत्वा 1948 में बौद्ध रियासत का विलय ओडिशा प्रांत में हो गया। इसी रियासत में कभी बुद्ध खोल गुफाएं थीं और आज भी हैं। बुद्ध खोल का मतलब है बुद्ध की गुफाएं, खोल मतलब गुफा। बुद्ध की ये तस्वीर उसी गुफा से है, और बौद्ध के नाम पर आज ओडिशा के एक जिले का नाम बौद्ध है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा के जाजपुर जिले में परभदी पहाड़ी पर 1300 साल प्राचीन स्तूप पाया है। जहां स्तूप है वहीं से खोंडालाइट पत्थरों का खनन किया जाता है। खोंडालाइट पत्थरों के खनन का जिम्मा ओडिशा खनन निगम को है। ओडिशा खनन निगम यहीं से खोंडालाइट पत्थरों को निकालकर श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी के सौंदर्यीकरण हेतु आपूर्ति करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खनन रोकने के लिए सरकार से आग्रह किया, कारण के स्तूप का अस्तित्व खतरे में आ गया है। ओडिशा सरकार फौरन से संज्ञान ले ताकि महान भारत की महान विरासत को बचाया जा सके। बुद्ध के प्रथम शिष्य 2 व्यापारी बने थे, जिनका नाम तपस्सु और भल्लिक था। अभी तक तपस्सु और भल्लिक की जानकारी हमें बौद्ध साहित्य और वेन्सांग के विवरण में मिलती थी। अब हमें इन दोनों शिष्यों के पुरातात्विक सबूत भी मिल गए हैं। 21वीं सदी के आरंभिक दशक में ओडिशा के जाजपुर जिला स्थित तारापुर की खुदाई हुई। तारापुर में केस स्तूप मिला। केस स्तूप के 2 खम्भों से प्राचीन धम्म लिपि में लिखे 2 अभिलेख मिले हैं। एक अभिलेख में केस थूप यानी केस स्तूप लिखा है, और दूसरे अभिलेख में भिक्खु तपुस दानम यानी भिक्खु तपुस का दान लिखा है। आप जो देख रहे हैं, इस स्तूप की खुदाई डॉक्टर देवराज प्रधान के निर्देशन में हुई है, और इन अभिलेखों को पहली बार पढ़ने का श्रेय जे जयप्रकाश को है। पहले अभिलेख से साबित हुआ कि तारापुर का स्तूप का नाम केस स्तूप है, और दूसरे अभिलेख से साबित हुआ कि इस स्तूप को तपुस ने अपने दान से बनवाया था। तपुस बुद्ध के समकालीन थे। इसका मतलब हुआ कि यह
स्तूप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है, जब बुद्ध जीवित थे। केस स्तूप की कुछ एक ईंटों की जांच हुई, जिससे पता चलता है कि केस स्तूप की कुछ एक ईंटें बुद्ध के समय की हैं। आप इस लिपि को ध्यान से देखिए। ये लिपि सम्राट अशोक से पहले की धम्म लिपि है। लेटर्स को पढ़िए तो स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें अशोक लिपि से कम परिमार्जन है। न केवल उत्तरी भारत में बल्कि दक्षिणी भारत में भी अनेक गांवों के नाम बुद्ध के नाम पर पड़े। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक गांव का नाम बुद्धम है, जो बुद्ध से जुड़ा हुआ है। बुद्धम से कांसे की बनी हुई बुद्ध की मूर्तियों का खजाना मिला था। कांसे की बनी हुई बुद्ध की मूर्तियां, सिर, टूटे हुए हाथ, स्तूप आदि कई बुद्धिज्म की निशानियां मिली हैं। सब ब्रिटिश म्यूजियम में संरक्षित हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले के पीठापुरम से करीब 20 किलोमीटर दूर कोंडबली नामक एक छोटा सा गांव है। वहीं पहाड़ी पर बड़ा सा महास्तूप और बौद्ध विहार है। महास्तूप के पास बौद्ध विहार के भिक्षुओं की सुविधा के लिए प्राचीन कुएं बने हुए हैं। एक कुएं के ऊपरी दीवार पर धम्म लिपि में लिखा हुआ है अभिलेख है। अभिलेख में सातवाहन राजा वासिष्ठिपुत्र या चंद का नाम लिखा है, जिन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए कुएं का निर्माण करवाया था और बौद्ध विहार के लिए दान दिया था। अभिलेख पर तिथि लिखी हुई है, जिसे हिसाब लगाकर कृष्ण शास्त्री ने 201 ईस्वी बताया है। सातवाहन राजा चंद का नाम इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है, जबकि बौद्ध इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। सातवाहन राजा चंद के नाम पर ही सातवाहन युगीन बौद्ध स्थल चंदवरम है। चंदवरम का मतलब सातवाहन राजा चंद का नगर है। चंदवरम सातवाहन युगीन बौद्ध स्थल है। यह आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में है, जहां से महास्तूप, चैत्य, बौद्ध विहार और धम्म लिपि के अभिलेख मिले हैं। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के मोटूपल्ली से एक मंदिर के तालाब से मूर्ति मिली थी। मूर्ति चोल काल की है। वहां के चीन के मिग वंश के सिक्के भी 1970 के दशक में मिले हैं। चोल काल में और बाद में मोटूपल्ली बंदरगाह और बौद्ध केंद्र था। मूर्ति के केवल हाथ पैर बचे हैं। मूर्ति पद्मासन में है। बाएं हथेली पर धम्म चक्र है। सो बुद्ध हैं। अर्ध पद्म पदक, हाफ लोटस, मेडेलियन बौद्ध प्रतीक है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में त्रिपुरा थंकम स्थित बाला त्रिपुर सुंदरी मंदिर के कैंपस से खुदाई के दौरान 2 बुद्धिस्ट स्तंभ मिले हैं। बुद्धिस्ट स्तंभ पर अर्ध पद्म पदक उकेरे गए हैं। ब्राह्मी लिपि में लिखावट भी है। बाला त्रिपुर सुंदरी के मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में हुआ था, जबकि ये बुद्धिस्ट स्तंभ सातवाहन काल की प्रथम सदी के हैं। पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर ई शिवानागी रेड्डी ने बताया कि बाला त्रिपुर सुंदरी मंदिर का निर्माण सातवाहन काल के एक बौद्ध स्थल पर हुआ है। जब भी मंदिरों के जीर्णोद्धार तथा मरम्मत के लिए खुदाई होती है तो बौद्ध स्थल मिल जाता है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चेवरोलू में भीमेश्वर मंदिर के दक्षिण परिसर में महास्तूप रेलिंग के 6 खंभे मिले हैं। तोरण द्वार पर जातक कथाएं और बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई गाथाएं मिली हैं। स्तूप हर्मिका का अवशेष मिला है। पुरातत्व विभाग वहां बौद्ध स्थल विकसित करने की योजना बना रहा है। बन रहा था राम मंदिर और जमीन के नीचे मिल गए बुद्ध। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के मेदुर गांव में राम मंदिर का निर्माण हो रहा था। संयोग देखिए कि जमीन के नीचे बुद्ध मिल गए। बुद्ध की मूर्ति काले पत्थर की है, पद्मासन में है, 12वीं-13वीं सदी की और छाती के ऊपर का भाग गायब है। छाती के ऊपर का भाग स्थानीय मिस्त्री द्वारा सीमेंट से बनाया गया है। सिर नहीं होने से मूर्ति के दाहिने हाथ और दाहिने पैर में अंकित धम्म चक्र से उसकी शिनाख्त हो गई। फिलहाल बुद्ध को राम मंदिर में रख दिया गया है। आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया 9 अगस्त 2019 के अंक में। ब्रिटिश काल में अनेक बौद्ध स्थलों की खोज हुई, जिससे बौद्ध भारत इतिहास में उभर कर सामने आने लगा। आजाद भारत में भी खोज का कार्य जारी रहा और नित्य नए नए बौद्ध स्थल धरती की छाती फाड़कर बाहर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में शायद ही कोई पहाड़ या पहाड़ी बची हो जिस पर बौद्ध गुफाएं न हो, और इस मामले में महाराष्ट्र भारत का सर्वाधिक समृद्ध प्रांत है। महाराष्ट्र की जंजीरा पहाड़ियों में अरब सागर से सामने कूड़ा में कुल 26 बौद्ध गुफाएं हैं, 21 बौद्ध विहार हैं, 4 बौद्ध चैत्य हैं और एक बौद्ध मंडप है। गुफाओं में बौद्ध छवियां हैं, धम्म चक्र है, पद्म हैं, नाग हैं, स्तूप हैं,
और आसपास भिक्षुओं के पानी पीने के कई जलकुंड बने हैं। दीवारों और खंभों पर शिलालेख हैं। शिलालेख पर अनेक दानदाताओं के विवरण हैं। दानदाताओं के विवरण से पता चलता है कि बुद्धिज्म के विकास में सिर्फ राजा और रानियों का ही योगदान नहीं है, बल्कि समाज के हर तबकों ने मिलजुल कर इसे आगे बढ़ाया है। कूड़ा बौद्ध गुफाओं के दानदाताओं में राजा, रईसों और मंत्रियों से लेकर लोहे के सौदागर, बागवान, फूल विक्रेता, बैंकर, चिकित्सक और लेखक तक शामिल हैं। इसमें बौद्ध धर्म का लोक धर्मी चरित्र उजागर होता है। कोंकण के मौर्यों की राजधानी पुरी में थी। यह पुरी मुंबई के पास एलिफेंटा के द्वीप पर बसी थी। ये मौर्य भी अपने पूर्वजों की भांति कला प्रेमी थे। जोगेश्वरी बौद्ध गुफाओं का निर्माण 6ठी सदी में इन्हीं कोंकण के मौर्य राजाओं ने कराया था। जोगेश्वरी बौद्ध गुफाओं की एक झलक तस्वीर में आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र की कार्ले बौद्ध गुफाओं का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। जो बताना चाहते हैं वो ये कि कार्ले का एक प्राचीन नाम बिहार गांव भी है। बिहार गांव का मतलब है कि ये एक गांव जहां विहार ही विहार था। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह बताना है कि चित्र में आप जो कार्ले का बरामदा देख रहे हैं उसे बैजंती के भूतपाल नामक एक सेठी ने बनवाया था। आप इस पर लिखे अभिलेख भी देख सकते हैं। लिखा है कि शिलाघर, जो जम्बू द्वीप के सर्वाधिक शानदार शिलाघरों में से एक है, उसे बैजंती के भूतपाल सेठी ने बनवाया था। आज से 2000 साल पहले घर शब्द का प्रचलन था, लेकिन विद्वान गण बताते हैं कि गृह से घर शब्द बना है। एक बार फिर से गृह और घर के संबंधों पर विचार करने की जरूरत है। साल 2002 में बीसी देवतारे ने भोन स्तूप की खोज की थी। बाद के दिनों में उन्होंने अर्ली हिस्टोरिक कल्चर नाम से एक पुस्तक भी लिखी। भोन स्तूप महाराष्ट्र के जिला बुल्ढाणा में संग्रामपुर तहसील के अंतर्गत भोन नामक गांव के पास पूर्णा नदी के किनारे है, इसलिए इसे भोन स्तूप कहा जाता है। पूर्णा नदी के तट पर अनेक टीले हैं और ये टीले 10 से 12 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। टीला संख्या 6 की खुदाई में भोन स्तूप निकला। भोन स्तूप के बीचों बीच से जो चारकोल मिले हैं उनकी उम्र लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास है। स्तूप एरिया से बुद्धिज्म के अनेक अवशेष मिले हैं। ताम्र सिक्कों पर बोधि वृक्ष मिला है। टेराकोटा पर त्रिरत्न मिला है। लौह पत्र के बने पीपल के पत्ते मिले हैं। खुदाई अभी आधी अधूरी है कि सरकार ने वहां डैम बनाने का निर्णय लिया, जो पुरातत्विक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। तमिलनाडु में सलेम जिले के पेरियारी गांव में थलाईवेट्टी मुनियप्पन का मंदिर है। मद्रास हाईकोर्ट में केस हुआ कि यह मूर्ति किसकी है। मुनियप्पन स्वामी की नहीं है, बल्कि बुद्ध की है। मद्रास हाईकोर्ट ने पुरातत्व विभाग को आदेश दिया कि मूर्ति की जांच कर बताए कि मूर्ति किसकी है। पुरातत्व विभाग ने हाईकोर्ट की रिपोर्ट दी कि मूर्ति तो बुद्ध की है। तब हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पुरातत्व विभाग इसे अपने संरक्षण में रखे और बुद्ध की मूर्ति होने का मंदिर में बोर्ड लगाए। इसे किसी दूसरे देवी देवता के रूप में पूजे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये बौद्ध स्थल है। प्रतिमा विज्ञान पूजी जाने वाली प्रतिमा की ये भी जांच करता है कि कोई जीर्ण शीर्ण, टूटी फूटी या परिवर्तित मूर्ति किसकी है। प्रतिमा विज्ञान में जांच के क्रम में अनेक प्रकार की बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे मुख मुद्रा, पाद मुद्रा, हस्त मुद्रा, आयुध, वस्त्र, वाहन, आभूषण। तमिलनाडु के सलेम जिले में मौजूद थलाईवेट्टी मुनियप्पन मंदिर की प्रतिमा की जांच प्रतिमा विज्ञान के नजरिए से की गई। प्रतिमा की जांच में जो प्रतिमा लक्षण उभर कर सामने आए वे बुद्ध प्रतिमा के लक्षण हैं। पहले प्रतिमा की सूक्ष्म ढंग से सफाई की गई, लेप हटाए गए ताकि सब कुछ स्पष्ट हो सके। प्रतिमा के बाल घुंघराले हैं, कान लंबे और लटके हुए हैं, सिर पर उष्णीष है। प्रतिमा कमल आसन पर विराजमान है और पैर अर्ध पद्मासन मुद्रा में है, बाहें ध्यान मुद्रा में है। प्रतिमा कड़े पत्थर की बनी है, लंबाई 108 सेंटीमीटर है, शरीर पर चीवर है। पुरातत्व विभाग ने मुनियप्पन की प्रतिमा को बुद्ध की प्रतिमा बताते हुए अपनी रिपोर्ट मद्रास हाईकोर्ट को सौंप दी। तब मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि बुद्ध का बोर्ड लगाया जाए और इसे किसी अन्य देवी देवता की प्रतिमा न माना जाए। कर्नाटक इतिहास अकादमी ने रिसर्च किया कि कर्नाटक के कुछ भागों में बुद्ध की मां की पूजा बनंती कल्लू के रूप में होती है। परिवार में जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तब गजलक्ष्मी के रूप में पूजित बुद्ध की मां की मूर्ति चेहरा नीचे कर रख दी जाती है। फिर जब बच्चे का जन्म सफलतापूर्वक हो जाता है तब पुनः मूर्ति को अपने मूल स्वरूप में रख दिया जाता है।
आप जो सोचते हैं कि बुद्धिज्म की परंपरा मिट गई, तो सही नहीं है। अनेक बुद्धिज्म परंपराएं सतह के नीचे आज भी जारी हैं। आज सतह के नीचे प्रवाहित बुद्धिज्म की परंपराओं को पकड़ने की जरूरत है। पकड़ना आसान तो नहीं, मगर पकड़ी जा सकती हैं। केरल के ओडमपल्ली से 1964 में तथागत बुद्ध की एक मूर्ति मिली थी। ओडमपल्ली पेरियार नदी के तट पर शंकराचार्य के जन्म स्थल कालड़ी के पास ठीक सामने है, अर्थात शंकराचार्य के गांव के ठीक सामने ओडमपल्ली बौद्ध केंद्र था और तथागत बुद्ध की मूर्ति शंकराचार्य के समकालीन है। ओडमपल्ली को आजकल ओडमपिल्ली कहा जाता है। केरल में पल्ली से जुड़े हुए अनेक नगर, कस्बे और गांव हैं, मगर अधिकांश नगर, कस्बे और गांव के नामों को अब पल्ली से पिल्ली कर दिया गया है। आप सोच रहे होंगे ये मामूली परिवर्तन है, मगर नहीं। बोवेल के इस परिवर्तन से इतिहास को बड़ी क्षति होती है। पाली में पल्ली गांव कस्बा नगर का बोधक है। देवनी मोरी गांव से गौतम बुद्ध का एक नाम दसबल मिला है। उसका प्राचीन नाम पाशांति का पल्ली था। आंध्र प्रदेश के गांव से अनेक बौद्ध अवशेष मिले हैं, उनका नाम कोठापल्ली है। प्रयाग प्रशस्ति में एक राज्य नगर का उल्लेख मिला है, उसका नाम एरंडपल्ली है। आज भी तमिलनाडु का एक शहर त्रिचुरापल्ली, पल्ली का ग्रीक रूप पोली या पोलिस है, इसका अर्थ नगर है। पर्शियन में पोलिस नगर का सूचक है। फारसी साम्राज्य की प्राचीन राजधानी परसेपोलिस में यहाँ पोलिस है। परसेपोलिस अर्थात पर्शियन लोगों का नगर। बुद्ध की पहली मूर्ति केरल के जिला अल्लापुझा कारुमड़ी नामक स्थान पर है। शरीर का दाहिना हिस्सा गायब है। बुद्ध की दूसरी मूर्ति केरल के जिला एर्नाकुलम में पट्टनम नामक स्थान पर है। कमर का ऊपरी हिस्सा गायब है। बावजूद इसके अपने बुद्ध को लोग पहचान देते हैं। तिरुवनंतपुरम की अभय देवी की खोज पुथेरी, जिसका मूल रूप बुद्धरी है, पुथेरी कन्याकुमारी जिले में है। पुथेरी में ईंटों की बनी संरचना है। अभय देवी का मानना है कि यह बौद्ध स्तूप है। कोलित के आधार पर विद्वानों का साक्ष्य देकर बी के बरुआ ने बताया कि वे कोलीय थे, जबकि उन्हें ब्राह्मण समझा जाता था। मोगल्लान का गण संबंध उसी रामग्राम के कोलीय गणराज्य से था, जिसमें सुकीति यानी शाक्य मुनि का विवाह हुआ था। सांची के एक स्तूप से मोगल्लान के अस्थि अवशेष का पत्थर निर्मित मंजूषा मिली है, जिसके ढक्कन पर लिखा है महामोगलानस। अभी तक सांस्कृतिक वर्चस्ववाद से इतिहास की मुक्ति नहीं हुई है। विश्व इतिहास की कालगणना ईसा मसीह की जगह तथागत बुद्ध से होनी चाहिए, कारण कि ईसा मसीह जूनियर भी थे और तथागत बुद्ध के बौद्ध मार्ग के अनुयायी भी। कृष्ण ने कहा युद्ध करो चाहे सामने मित्र ही क्यों न हो। बुद्ध ने कहा युद्ध रोको चाहे सामने दुश्मन ही क्यों न हो। विश्व इतिहास में कई राजाओं को महान अर्थात द ग्रेट कहा गया है, लेकिन बुद्ध को द ग्रेट नहीं कहा गया, कारण कि उनके जीवन और जीवन से जुड़ी सभी घटनाएं महान थीं। बुद्ध का गृह त्याग महान था, महानिविष्क्रमण उनका शरीर त्याग भी महान था, महापरिनिर्वाण बुद्ध की जैविक माता भी महान थी, महामाया उनकी दत्तक माता भी महान थी, महाप्रजापति। सब में महा अर्थात महान जुड़ा हुआ है। बुद्ध दी ग्रेट कहने की जरूरत नहीं पड़ी, कारण कि उनका सब कुछ महान है। बुद्ध महानों में महान है। बुद्धि का सही प्रयोग समझ है। बुद्धि और समझ में दोनों शब्द में बुद्ध छिपे हैं। बुद्धि में बुद्ध और समुझ यानी समझ में सम्बुद्ध। इतिहास सुविचारों और सत्कार्यों का नोटिस बखूबी करता है, सिर्फ पद का नहीं। सुकरात को सभी जानते हैं, लेकिन सुकरात के जमाने में एथेंस का राजा कौन था कितने लोग जानते हैं। कुछ एक लोग कहते हैं कि मैं बुद्ध को नहीं मानता, तो बुद्ध खुद ही कहते हैं कि मुझे मत मानो, अपना दीपक स्वयं बनो। मैं किसी को भी आंखें बंद करके नहीं मानता, बुद्ध को भी नहीं। यही कहकर आप बौद्ध हो जाते हैं। कपिलवस्तु में ईख की बहुत खेती होती थी। छठ में ईख की महिमा जग जाहिर है। छठ बौद्ध पर्व है। इक्ष्वाकु लोगों का नाम ही इक्खु यानी ईख से आधार पर पड़ा है। जो संस्कृत में इक्ष्वाकु है, वहाँ शिलालेखों में इखाकु है। इक्ष्वाकु या इखाकु मूलतः ईख की खेती करने वाले खत्तिय थे। हल चलाने वाले गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन का शिल्पांकन हमें मिलता है। बुद्ध का परिवार मूल रूप से खेतिहर था, इसलिए उन्हें खत्तिय कहा गया। आज भी खेत से संबंधित जो कागज होते हैं, खेत से संबंधित जो बही होती है, उसे खतियान खतौनी कहा जाता है, तलवार धारक नहीं। खतियान धारक ही खत्तिय थे। ईख से शक्कर बनती है। पहली बार शक्कर बौद्ध भारत ने बनाया था। बौद्ध भारत शक्कर को शक्कर बोलता था। फारस के लोगों ने इसे शक्कर कहा।
अरबी फारसी में शकरकंद में यह शकर है, अरबी जबान में सुक्कर कहा जाता है, रूसी में साखार, जर्मनी में जुकर और फ्रेंच में शकर और अंग्रेजों में शुगर कहा जाता है। प्राकृत का एक शब्द धम्मिक है। विद्वानों ने इसका अनुवाद अर्थ धार्मिक किया, लेकिन धम्मिक या धार्मिक अनुवाद का अर्थ सही नहीं है। अनेक ग्रीक राजाओं ने धम्मिक का अनुवाद ग्रीक भाषा में कराए हैं। मिनांडर के सिक्कों के पृष्ठभाग पर प्राकृत भाषा और खरोष्ठी लिपि में लिखा है महरजस, धमिकस और मिनंद्रस। अब इस सिक्के के अग्रभाग पर ग्रीक भाषा और लिपि में इसका अनुवाद प्रस्तुत किया गया। लिखा है बेसिलियास डिकाइयो मिंड्राय। प्राकृत महरजस महाराजा का अनुवाद ग्रीक में बेसिलियास यानी सम्राट ठीक है, लेकिन प्राकृत ध्रमिकस का ग्रीक अनुवाद डिकाइयो विचारणीय है। ग्रीक में डिकाइयो का अर्थ राइटियस, लॉफुल और जेन्यून होता है, इसलिए ध्रमिक या धम्मिक का अर्थ रिलीजियस नहीं हो सकता। ग्रीक में रिलीजियस के लिए थ्रिकेफ्टिकोस शब्द चलता है, इसलिए मैं बार बार कहूंगा कि बौद्ध कोई रिलीजन नहीं अर्थात धर्म नहीं है, धम्म है। लोक जनता आज भी काम धाम बोलती है, तो काम के साथ धाम का जुड़ना आकस्मिक नहीं है। काम लीजिए लेकिन लॉफुल कीजिए, जेन्यून कीजिए। धाम दरअसल धम्म का रूपांतरण है, जनता ने इसे सहेज रखा है। बिहार यानी बिहार में एक शब्द प्रचलित है संगतिया, मित्र या साथी को संगतिया कहते हैं। बौद्ध संघ से जुड़ा शब्द है संगतिया। संघ में जो भी मित्र भाव से रहते थे वे आपस में संगतिया कहलाते थे। अब इसका विस्तार हो गया है, भोजपुरी, मगही, मैथिली तीनों में प्रचलित है। कहीं कहीं संगाती साथी ही है, ब्रज भाषा में संघाती है। अनेक कवियों ने इसका प्रयोग किया है। गया के आसपास मगही में मित्रता के लिए संघाजोरी और भोजपुरी में मैत्री के लिए संगत है। संगत से अधिक व्यापक संगत है। सोहबत को संगत बोलते हैं, लेकिन आज के भी संप्रदाय के साधुओं के मठ को संगत कहते हैं। संघाटी चीवर का संक्षिप्त रूप या गांती है। गांती चादर आदि ओढ़ने का ढंग है। बौद्ध परंपराएं आज भी भेष बदलकर जीवित हैं। मगध पर नागों मौर्यों की हुकूमत थी 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। तब से 6500 से अधिक सिक्के पटना म्यूजियम में हैं। मौर्यकालीन अनेक चीजें धरती के 17 फीट नीचे दबी हुई हैं। मौर्यकालीन कुम्हरार में लकड़ी का बना एक फर्श धरती के 17 फीट नीचे मिला था। अब सोचिए इतनी गहरी खुदाई होती तो नागो मौर्यों के कितने सिक्के मिलते। गुप्त साम्राज्य के आते ही उसके पूरे 200 सालों यानी 300 ईसा से 500 ईस्वी के पटना म्यूजियम में सिर्फ 130 सिक्के हैं। आगे के 500 साल यानी कि 500 ईस्वी से 1000 की हालत सिक्कों के मामले में और भी खस्ता है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के सिक्के सिर्फ 34 पटना म्यूजियम में उपलब्ध हैं। मौर्य काल यूं ही स्वर्ण युग नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जैसे पहेली बनी हुई है, वैसे कभी सम्राट अशोक की लिपि भी पहेली बनी हुई थी। सम्राट अशोक की स्क्रिप्ट यानी लिपि के लिए और लिबी दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। आश्चर्य है कि लिबी रोमन साम्राज्य होते हुए इंग्लैंड पहुंचा और बगैर लिबी की पुस्तक नहीं होती, लेकिन लैटिन में पुस्तक को लाइबर कहा जाता है। बगैर लाइबर का पुस्तकालय नहीं होता, इसलिए अंग्रेजी में पुस्तकालय को लाइब्रेरी कहा जाता है। तो आज की इस ऐतिहासिक यात्रा में हमने देखा कि बौद्ध भारत केवल इतिहास की पुस्तकों तक सीमित नहीं है। उड़ीसा के स्तूपों से लेकर आंध्र प्रदेश के बौद्ध केंद्रों तक, महाराष्ट्र की गुफाओं से लेकर तमिलनाडु की बुद्ध प्रतिमाओं तक और केरल की लोक परंपराओं से लेकर हमारी रोजमर्रा की भाषा तक, हर जगह बौद्ध अतीत की कोई न कोई छाप दिखाई देती है। कभी यह छाप किसी शिलालेख में मिलती है, कभी किसी स्तूप के अवशेष में, कभी किसी गांव के नाम में और कभी कभी ऐसे शब्द में जिसे हम सदियों से बोलते आ रहे हैं लेकिन उसके इतिहास से अनजान है। ये पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि किसी विचारधारा को केवल इसलिए समाप्त नहीं माना जा सकता क्योंकि उसके बड़े स्मारक नहीं दिखाई देते। बौद्ध परंपराएं कई बार अपना रूप बदलकर लोक जीवन में उतर गईं। उन्होंने भाषा बदली, वेश बदला, नाम बदला, लेकिन उनकी मूल चेतना पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। बुद्ध ने अंधविश्वास की बजाय जांच और अनुभव पर जोर दिया। उन्होंने कहा किसी बात को केवल इसलिए स्वीकार मत करो कि वह परंपरा में कही गई है, उसे अपने विवेक, अनुभव और तर्क की कसौटी पर परखो। यही दृष्टि इतिहास पर भी लागू होती है। इतिहास का केवल वही नहीं मानना चाहिए जो हमें बताया गया,
इतिहास को पुरातत्व, अभिलेख, भाषा, लोक संस्कृति और तर्क, इन सभी प्रमाणों के आधार पर मानना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों परिवार के साथ शेयर करें। चैनल अवर प्राइड हमारा गौरव को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को आप हाइप भी कर सकते हैं। आप इस चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं ताकि हम आपके साथ हमेशा खड़े रहें, हमको सपोर्ट मिलता रहे, आगे हम काम करने के लिए समर्थन मिले। कमेंट में लिखिए आपके अनुसार भारत के किस बौद्ध स्थल पर अगला वीडियो बनाया जाना चाहिए, और यदि आपने बौद्ध इतिहास का पहला भाग नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो की उसी ऐतिहासिक यात्रा की अगली कड़ी है। फिर मिलेंगे भारत के इतिहास के किसी और अनदेखी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, इतिहास केवल अतीत नहीं बल्कि इतिहास हमारी पहचान भी होता है। जय भीम, नमो।